नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस के बीच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही नए सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। नई सरकार के गठन तक एकनाथ शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। इस बीच सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को कोई जल्दबाजी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस वहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार बने हुए हैं। ढाई साल के किसी भी फार्मूले पर कोई चर्चा नहीं है। बिहार फार्मूला लागू करने की बीजेपी मांग ठुकरा चुकी है, यानी वहां पर बिहार में जेडीयू की कम सीटें आने पर भी नीतीश मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव से पहले ही वहां पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया था। एकनाथ शिंदे भी किसी तरह का दबाव बनाने से परहेज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर लाडली बहनों के जुटान की योजना उन्होंने फिलहाल टाल दी है। महायुति के तौर पर चुनाव साथ लड़े हैं, साथ रहेंगे, ये बात शिंदे की ओर से कही गई है। नहीं है किसी की। मैं जिस पार्टी में काम करता हूं उस पार्टी के लीडर को बड़ा पद मिलना चाहिए, ये मेरा सपना रहता है। देवेंद्र जी की पार्टी बीजेपी है, उनको ऐसा लगता है कि देवेंद्र जी सीएम बनना चाहिए, उनका सपना है, तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन हमारी जो महायुति है वो अभेद्य है, कॉन्क्रीट है। खुद ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है, और जो आज की प्रोसीजर थी राज्यपाल के पास की, वहाँ खुद सीएम साहब थे, देवेंद्र जी थे और अजित दादा थे, तो वो कहाँ बात में ऐसी नहीं आई थी कि अभेद्य युति है इसलिए वो गए। लेकिन अभी ये यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने यहाँ देखा, तो आप बोल रहे हो नहीं हमारे बीच में कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कॉन्क्रीट है और जल्द से जल्द डिसीजन हो जाएगा। इस बीच बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री चुनने में पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना का ध्यान रखा जाएगा। अगले 1 से 2 दिनों में पर्यवेक्षकों के नाम तय कर लिए जाएंगे। वरिष्ठ मंत्री और पार्टी नेताओं को महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जाएगा। बड़े पर्यवेक्षक होंगे ताकि बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा सके। बीजेपी विधायकों से चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक। इसके बाद नेता के चयन को लेकर उनकी राय पूछी जाएगी। विधायक दल की बैठक से पहले सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं से भी चर्चा होगी। सहयोगियों से बात करके ही बीजेपी तय करेगी कि मुख्यमंत्री किस दल का होगा। मुख्यमंत्री किस पार्टी का हो, इसे लेकर कोई विवाद नहीं होगा, ये बात भी पार्टी सूत्रों की ओर से कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रचंड जीत जिस तरह से हुई है उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी का ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। जितेंद्र, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी कोई जल्दबाजी में नहीं है। अभी 2-3 दिन में तो पर्यवेक्षकों के नामों का ही फैसला होगा, उसके बाद वहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन ऊपर तो ये दिखता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ना तो बाहरी तौर पर कुछ सामान्य नज़र आ रहा है और ना पर्दे के पीछे सामान्य नज़र आ रहा है। 3 दिन बीत चुके हैं, चुनाव नतीजे आए हुए, लेकिन अब तक राज्यपाल के पास में ना कोई दल सरकार बनाने का दावा पेश करने गया है और ना ही कोई गठबंधन पेश करने गया है। कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि भले ही महायुति को बहुमत आ गया है और उनके सरकार में आने में, सत्ता में आने में अब कोई रुकावट नहीं है, लेकिन गतिरोध कायम है मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर। अब एकनाथ शिंदे के खेमे की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर हमारा ही अधिकार बनता है। इसके लिए वो अपनी 4-5 दलीलें हैं उनकी, वो दे रहे हैं। उनका एक तो कहना है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ा गया था, सरकार के चेहरा वो थे, मुख्यमंत्री वो थे, और 2.5 साल में जो शिंदे ने काम किया इसी की वजह से जनता ने आपको फिर से चुन कर दिया है। दूसरा उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना है, जो कि एक गेम चेंजर मानी गई, दरअसल ये तो एकनाथ शिंदे के दिमाग की उपज थी, उनकी संकल्पना थी, तो इसका भी क्रेडिट मिलना चाहिए। फिर उनका कहना है कि हमने तो गठबंधन धर्म निभाया, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ना केवल शिवसेना के उम्मीदवारों का प्रचार किया बल्कि पूरी ताकत से बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए भी मेहनत की, तो उस बात को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। चौथा उनका तर्क ये है कि जिस तरह से बिहार में आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, बजाय इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि जेडीयू की सीटें कम हैं बीजेपी से, तो क्या वो पैटर्न महाराष्ट्र में लागू नहीं कर सकते हैं? उस पैटर्न को लागू किया जाना चाहिए। और पांचवा उनका तर्क यह है कि देखिए, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत करके बहुत बड़ी पॉलिटिकल रिस्क ली थी।
उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को दांव पे लगा दिया था आपके साथ आने के लिए, और उनकी बगावत की वजह से ही बीजेपी 2.5 साल सत्ता में रह पाई। तो इसलिए एकनाथ शिंदे को ही वापस से मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। लेकिन जो अब तक देखने में आ रहा है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किसी जल्दबाजी में नहीं है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिन में, पहले तो शायद ये होगा कि जो महाराष्ट्र के जो नेता हैं तीनों ही दलों के, वो आपस में बैठेंगे और वो अपनी ओर से कोई फॉर्मूला तय करेंगे कि किस तरह से जो है मुख्यमंत्री के पद का नाम निश्चित हो, क्योंकि चुनाव के पहले कोई फॉर्मूला तय नहीं किया गया। अजीत पवार ने भी यही बात कही और बीजेपी की ओर से भी यही बात कही जा रही है। हालांकि जो शिंदे सेना है वो लगातार कह रही है कि हमको ही चुनाव के पहले चेहरा बनाने का तय हुआ था, इसलिए हमारा ही अधिकार बनता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अगले 1 और 2 दिन के भीतर ही इस मामले का कोई निपटारा हो पाएगा और ये पता चल सकेगा कि आखिर जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा कौन। अच्छा, यहाँ पर दूसरी अहम बात ये भी है कि मान लीजिए कि अगर ये गतिरोध खत्म हो जाता है कि कौन सी पार्टी का सीएम होगा और बीजेपी का नाम तय हो जाता है, तो फिर सवाल उठता है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन होगा। इस वक्त फ्रंट रनर तो सबसे बड़े देवेंद्र फडणवीस ही हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वही सबसे बड़े रणनीतिकार थे। सीटों का बंटवारा भी उन्होंने किया था, उम्मीदवारों का चयन भी उन्होंने किया था, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विरोधी पक्ष के नेता रह चुके हैं। तो सबसे बड़े दावेदार तो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। लेकिन पेच इस वजह से फंस रहा है कि इससे पहले जिन राज्यों में बीजेपी की जीत हुई, जहां पर उनकी सरकारें बनी, तो वहां पर कुछ ऐसे नाम चुन लिए गए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब मध्य प्रदेश में नाम शिवराज सिंह चौहान या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का चल रहा था, तो अचानक में कोई और चुन लिया जाता है। राजस्थान में भी यही होता है, छत्तीसगढ़ में भी यही होता है। तो आशंका इस बात की है कि कहीं महाराष्ट्र में भी ऐसा खेल तो नहीं हो जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस की जगह पर किसी लो प्रोफाइल चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बिल्कुल जी, तो कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी हमें नहीं मिला है, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। बहरहाल शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा और इस पर सस्पेंस क्यों बना हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तेज़ी और दमखम के साथ वापसी की थी, उसी तेज़ी से विधानसभा चुनाव में वो लुढ़क गई। कांग्रेस सिर्फ 16 सीटें ही जीत पाई। अगर पिछले 5 चुनाव पर नज़र डालें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। 2004 में जहां 69 सीटें जीती थी, 2009 में 82, 2014 में 42, 2019 में 44, जबकि 2024 में केवल 16 सीटें ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई। वोटों का प्रतिशत भी देख लीजिए, लगातार गिरा है और इस बार केवल 12% वोट ही कांग्रेस पार्टी को मिल पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, 9 सीटों पर कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो गई और उसके कई बड़े नेता बुरी तरह चुनाव भी हार गए। इनमें पृथ्वीराज चौहान जो कि कराड़ दक्षिण से हारे हैं, काफ़ी बड़े अंतर से हारे हैं। बाला साहब थोराट ये संगमनेर से चुनाव हार गए। धीरज देशमुख लातूर ग्रामीण से चुनाव हार गए। वैसे तो चुनावी राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए स्थिति इस लिहाज से सोचनीय है कि पार्टी उन राज्यों में फिर से हाशिए पर जाती दिख रही है जहां लोकसभा चुनाव में उसने मजबूत वापसी की थी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए। अमिताभ जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। यही सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ पिछले 5 महीने में कि जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरी थी, अब वो इतने नीचे आकर गिर गई। देखिए, एक बात कहीं ना कहीं जरूर ओवर कॉन्फिडेंट हो गई पार्टी, और एक ये 3 पार्टियों का अलायंस था। अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी चूक हुई है कांग्रेस पार्टी या महाविकास अघाड़ी से। जीत के बाद कोई ऐसा मैसिव ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट या स्ट्रेंथ उन्होंने पिछले 6 महीनों में दिखाया नहीं। लार्जली टिकट बंटवारा और सीएम कौन होगा, इसकी लड़ाई होती रही। 29 तारीख तक तो टिकट किसको कितने मिलेंगे इसकी लड़ाई हुई। फिर 4 तारीख तक हुई कि भाई बागी खड़े हो गए हैं, उनको बिठाया जाए, और उसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते का ही टाइम बचा। राहुल गांधी जी ने 8 रैलीज करी। गांधी परिवार कहीं ना कहीं वेनाड के उपचुनाव में फंसा रहा, जो चुनाव उनके लिए बहुत ईजी था। नामांकन भरने के बाद उन्हें वहां रहने की शायद जरूरत भी नहीं थी। राहुल गांधी जी ने जो रैलीज ली उसमें उन्होंने डिस्कस क्या किया, या जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, अदानी, अंबानी, कास्ट सेंसस, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लोकल इश्यूज पे फोकस उन्होंने किया नहीं। लोकल इश्यूज छोड़ दिए गए लोकल लीडरशिप के लिए। लोकल लीडरशिप तो सिर्फ टिकट बंटवारे और सीएम कौन होगा इस चक्रव्यूह में ही
कहीं ना कहीं फंसी रही। तो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि मिसस्टेप्स कांग्रेस पार्टी ने लिए, जो एक 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 एंटी इनकम्बेंसी थी जो लोकसभा के चुनाव में नजर आ रही थी, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई। और उधर बीजेपी ने काफी कोर्स करेक्शन किया, जी। बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए। तो यही बात अब उठ रही है, जो कि टीएमसी का भी रुख सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर नहीं चलाया जा सकता। तो क्या कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के लिए एक लाइबिलिटी बनती जा रही है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 17 राज्य ऐसे हैं अमिताभ जी जहां पर कांग्रेस पार्टी को 10% से भी कम सीटें हैं विधानसभा में। देखिए क्या है कि डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टेस्ट में 2019 में 92% सीट्स भाजपा जीती थी लोकसभा चुनाव में। ये थोड़ा रिवाइवल हुआ था कांग्रेस पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब वो 29% सीटें जीती थी, 8% से बढ़कर। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, फिर जहां पर 75 सीटों पर 1-to-1 कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें 65 सीटों पर भाजपा जीती और सिर्फ 10 सीट मात्र कांग्रेस पार्टी जीती। इसका मतलब है जो अलाइज रेस कर रहे हैं टीएमसी या और क्षेत्रीय दल रेस कर रहे हैं जिस मुद्दे को, कि क्षेत्रीय दल तो 1-to-1 कॉन्टेस्ट में बीजेपी से अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, कहीं कहीं पे हरा भी रहे हैं, टीएमसी, जेएमएम, डीएमके, बीआरएस या आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वगैरह। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी 1-to-1 कॉन्टेस्ट में आती है बीजेपी के, तब वो ना सिर्फ हार रही है बट काफी बुरी तरह से हार जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स और सेकंड रंग लीडरशिप पे नहीं, पूरे के पूरे इंडिया ब्लॉक पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया ब्लॉक की जो लीडरशिप है, जो पूरा अपोजिशन ब्लॉक है, इस पर भी कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए वो लोग शायद इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे उसमें जो सीटें बढ़ी थी उनकी, तो उसको लेकर तो काफ़ी उत्साहित थे वो। हाँ देखिए, लेकिन क्या होता है कि हमेशा हम लोग क्या है कि किसी भी रिजल्ट को थोड़ा ओवर एनालाइज करते हैं। 99 सीट्स उनको आई और बीजेपी को 240 आई, लेकिन उनका बिहेवियर पार्लियामेंट और इसमें ऐसा रहा है कि उनको 272 सीट्स आई। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि बीजेपी को जो 240 सीटें आई थी, कम जरूर हुई थी 2019 के कंपैरिजन में, लेकिन बीजेपी की अकेले 240 सीटें पूरे इंडिया ब्लॉक की सीटों से ज्यादा थी। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था जिसको सब लोगों ने नजरअंदाज किया। तो बीजेपी कमजोर हुई थी, उसका एक डिफॉल्ट एडवांटेज मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है से ज्यादा एक जो कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, ये एक नैरेटिव जो अपोजिशन ने फैलाया, उसका असर देखने को मिला। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी को एक डिफॉल्ट बेनिफिट मिला था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा जमीन तैयार करी थी, और वही जमीन हम देख रहे हैं कि क्योंकि वो परमानेंट वोट शिफ्ट नहीं था, वो एक डिफॉल्ट एडवांटेज उनको मिला था। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है, ये लोगों को रियलाइज हो गया, दलित समाज दोनों ही राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा या महायुति को उसने वोट किया। जी, शुक्रिया आपका अमिताभ जी इस तमाम चर्चा के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मतपत्रों के जरिए मतदान करने का पुराना सिस्टम वापस लाने की मांग करने वाली जनहित याचिका आज खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, लेकिन जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। इस याचिका में बैलेट पेपर से वोटिंग के अलावा कई अन्य दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ता डॉक्टर के पॉल की दलीलों में कोई मेरिट नहीं दिखाई दिया। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि राजनीतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है, आपको एक समस्या है। राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 20 दिसंबर को उपचुनाव होगा। इसमें आंध्र प्रदेश की 3 और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और हरियाणा की 1-1 सीट है। ये उपचुनाव यहाँ के सांसदों के इस्तीफे देने से कराए जा रहे हैं। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।